आज से पहले आपने चैनल में ऐसी कुछ भी वीडियो देखा नहीं होगा कि मैं ऐसा स्टेज में बैठा है या फिर स्टेज माइक वाली वीडियो अपन ने अभी तक बनाई नहीं है। तो ये हमारे चैनल की पहली वीडियो रहने वाली है जिसमें आज हम एक ऐसा पर्सन है जिसे आप भी जानते हैं और हर कोई यहाँ तक कि मैक्सिमम लोग उसे जानते हैं, ऐसे बंदे का हम लेने वाले हैं इंटरव्यू। ऐसी वीडियो अब इस चैनल पे कंटिन्यू आने वाली है जो कि पर्सन टू पर्सन, जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब लगा है या फिर जो प्राइवेट सेक्टर में अच्छे खासे पोजीशन पे है या फिर कोई वीआईपी पर्सन या फिर कोई ऐसा पर्सन जो एकदम ग्राउंड से अप लेवल में गया है, ऐसे पर्सन की हम करने वाले इंटरव्यू वीडियो शूट। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको मैं बताता हूँ कि आज हम किसका करने वाले इंटरव्यू। तो दोस्तों आज हमारे साथ में यारों के यार देव पवार भाई साहब आज हमारे साथ में रहने वाले हैं, जिनका हम उनके बारे में जानेंगे। और जैसा कि आप सबको पता होगा चुनावी माहौल चल रहा है, तो वो हमारे जो देव पवार भैया है वो चुनाव में खड़े हो रहे हैं सांसद के लिए। तो आज हम इसी मैटर पे बात करने वाले हैं, तो बालाघाट मैटर के साथ जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मिलते आप सभी का बालाघाट मैटर मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हमारे बीच हमारे यारों के यार देव पवार भाई साहब साथ में हमारे यहाँ पे मौजूद है। आज हमारे साथ में दो खुशी जुड़ने जा रही है। सबसे पहले तो हमारे इंस्टाग्राम पे 1K फॉलोअर्स हो चुके हैं, उसी के साथ में आज से जो इस चैनल में इंटरव्यू की वीडियोस आने वाली है वो अब कंटिन्यू इसी तरीके से आएगी। तो हम शुरुआत करने वाले हैं हम अपने देव भाई के साथ में। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले केक कटिंग के से, उसके बाद में आपको वीडियो में इंटरव्यू भी आएगा और साथ ही में हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए केक कटिंग की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और साथ ही में मैं देव भैया को बोलूंगा कि थोड़ा सा आप हमारे चैनल को लेके और थोड़ा सा आज के माहौल को लेके कुछ दो शब्द हमारे व्यूअर्स को जरूर कहिए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपके 1K जो है 1 मंथ के अंदर पूरे हुए हैं, इसलिए बस जोरदार तालियां। सोशल मीडिया पे काम करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन आज भैया ने जो है काम स्टार्ट किया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरह से भी आपको मैंने देखा डेडिकेशन काम करने का, तो आपका काम बहुत प्यारा है और नाम भी बड़ा अच्छा है, बालाघाट मैटर। आपने सोचा इसके बारे में कब? सडनली पहले हम लोग बहुत बालाघाट के इस पे ही डिस्कस कर रहे थे कि बालाघाट अपना चैनल है तो अपन उस पे क्या नाम दे सकते। तो बालाघाट में एक वर्ड बहुत फेमस है, मैटर। कहीं भी कुछ हुआ तो वो मैटर हो गया, तो उसी को लेके बालाघाट मैटर स्टार्ट किया। तो बहुत अच्छा नाम है और आप संघर्ष करिए। इसमें क्या होता है कि कई ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन हमको जो है पीछे नहीं हटना, काम करते रहना। क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था, जब मेरे पास पहली बार जब 11 फॉलोवर्स थे, वो 11 से वो 22 नहीं हो रहे थे। और फिर इंसान क्या मेहनत करते 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 आज जो है मेरे ख्याल से कल 50 हो जाएंगे मेरे भी। तो मेहनत करनी पड़ती है और आप जिस तरह से भी सब आपके साथ जो पूरी टीम है आपकी, मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी जो है आज 1K हुआ है, ईश्वर चाहे कि 6 मंथ के अंदर आपका 1 मिलियन हो जाए। चलिए केक कट करते हैं। आप सब आप ही पकड़िए से। तालियां बधाई हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट समीर सोलेकर और आज हम यहाँ बैठे हुए हैं भाई देव पवार के साथ में और साथ में हमारे हैं मांगा भैया भी। और बालाघाट मैटर की टीम आज यहाँ पर बैठी हुई है इनके साथ इंटरव्यू लेने के लिए। तो मैं सबसे पहले भाई साहब का परिचय। मेरा नाम देव पवार है और लोग मुझे और भी नामों से जानते हैं, जैसे बनवारी सेठ के नाम से। और मैं बरघाट से हूँ और फिलहाल में जो है लोकसभा प्रत्याशी हूँ बालाघाट से से। भाई साहब आपका मैं जानना चाहूँगा कि शिक्षा आपकी कहाँ से हुई, कि कहाँ तक आपने पढ़ाई की हुई है? मैंने बरघाट में प्राइवेट स्कूल है जहाँ से मैं स्टार्ट किया था। KG1 से मेरा 9 तक तो वहीं पर रहा, नवज्योति विद्यालय। उसके बाद उत्कृष्ट विद्यालय बरघाट और फिर कॉलेज मैंने वहीं से किया, दुर्गावती विश्वविद्यालय से। बचपन में आपने बड़े होकर के क्या बनने का सोचा था? ऐसा कुछ नहीं था। देखो बचपन में तो एक माइंड सेट ही नहीं होता है, मैं कहूँ कि वो झूठ ही बोलना है। लेकिन जब मैं क्या था ना कि जब हम छोटे थे तो लगता था कि यार ऐसे मान लो कोई कार देख ली हमने, कोई बाइक देख ली अच्छी वाली, बोले हमारे पास में ऐसी वाली कब आएगी, तो दिमाग दौड़ता था। तो अच्छा बोले पैसे कमाना पड़ता है,
उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो ये सब दिमाग ऐसे आते थे। लेकिन मैं 2016 में जो है ना, 2016 में एक ऐसा वक्त आया, तब मन किया ना कि नहीं यार पे कुछ नहीं बनना है, करना तो पॉलिटिक्स है, लेकिन पॉलिटिक्स कैसे करेंगे। तो उसके लिए क्या था, लोगों के दिलों में जगह बनानी है। जगह कैसे बनाएंगे, लोगों को हंसाने। और फिर बस सफर की शुरुआत हो गई। आपने एक यूट्यूबर बनने का कैसे सोचा, इस सफर की शुरुआत कैसे हुई? 2016 में मुंबई चला गया था मैं। ऐसा कुछ हुआ था कि मुझे मुंबई जाना पड़ा था, और फिर मुंबई में लगभग 3 महीने तक लगातार संघर्ष किया। वहाँ पे गया, लोगों से पूछा, काम करना था मुझे सीरियल्स वगैरह में। तो फिर मेरे दोस्त वहाँ पर बनते चले गए, और फिर मैंने सबसे पहला काम किया था स्टार प्लस में। वो एक सीरियल था मेरी दुर्गा, तो मुझे पहला रोल मिला था वहाँ पे। तो उस दिन तो बहुत खुशी थी मुझे, और बस शुरुआत हुई स्टार प्लस से। फिर धीरे धीरे मैंने 18 टीवी सीरियल्स पे काम किया, और एक वेब सीरीज भी किया था मैंने कुकू ऐप के लिए। तो बस से शुरुआत रही। उसके बाद में मैंने 2020 में जो लॉकडाउन जो कहानी बनी, तब से मैं बरघाट आ गया, और फिर लोकल जो भी लैंग्वेज है उसमें भी मैंने कॉमेडी स्टार्ट कर दिया था। आपके चैनल पे जो आप हास्य वीडियो डालते हैं, उस पे एक बहुत ही कैरेक्टर है फेमस बनवारी सेठ का और बांगा का। जी। ये कैसे आपके माइंड में आया कि यार ये होना चाहिए? ये कैरेक्टर ऐसे आया कि ये लॉकडाउन की देन है। क्या होता था, हम लोग को कैरेक्टर मिलते नहीं थे काम करने के लिए। तब जैसे मान लो लॉकडाउन था उस समय पर, तो लोग आ नहीं पाते थे। तो उस समय मेरा ये था कि मुझे 2-3 रोल करने पड़ते थे। तो मैं बोले एक काम करता हूँ, मैं तो बेटा बन जाता हूँ, मैं बाप भी बन जाता हूँ, दादा ही बन जाता हूँ। मैं तीनों करना चाहता था। तो मैंने उस समय क्या हुआ, मेकअप, मेरा दोस्त था मुंबई वाला है जो मेरे साथ में आके लॉकडाउन पे ही फंस गया था। तो उसने मेकअप करा, बोले देखो बुढ़े में आप ऐसे दिखोगे, फिर जब आप उसके बेटे बनते तो आप ऐसे दिखोगे, और जब आप एक लड़का बनते तो ऐसे दिखोगे। तो हमने 3 को बनाया। तो बनवारी काका वहीं से निकला, और फिर देखो बनवारी सेठ जो वो उस दिन से आज एक उसका अलग पहचान बना के बैठा है बनवारी काका। बिल्कुल बिल्कुल। राजनीति में आने का आपने क्यों सोचा, और इसमें आपने लोकसभा चुनाव को ही क्यों चुना? देखिए मैं बताता हूँ, मेरा प्लान ये था ना कि मैं विधानसभा की तैयारी करूँगा। मतलब मन ये था ना कि यार अगर मैं मान लो मेरा सरपंच बना तो दिक्कत है, गांव में बहुत दिक्कतें होती हैं, बुराई बहुत पैदा होती है। सबसे बड़ी बुराई पंच में होती है जो चुनाव में। आपसे गांव में जो मोहल्ले में ना बहुत मनभेद हो जाते हैं, फिर सरपंच में बहुत ज़्यादा बुराइयाँ होती हैं। तो मैं बोला यार ऐसा नहीं करता, मैं क्या काम करता हूँ, तो ऐसा कुछ बनाते हैं कि सब लोगों के दिलों में जगह बन जाए, और हम जब जिस दिन मैदान पर जाएँ तो एक ग्राउंड तैयार कर लें। तो मैं विधानसभा की तैयारी में था, मेरे यहाँ पर क्या रिजर्व सीट है, तो मेरा वहाँ तो कोई चांस था ही नहीं। और फिर जो मेरे दोस्त लोग थे बोलते एक काम करो, बोले विधानसभा आप कहीं और से लड़ लो। मैं बोले ऐसी गलती नहीं करना, उनका पहला कदम अच्छे रखेंगे। तो फिर क्या हुआ कि हमने आज के 3-4 साल पहले बैठ के सोचा कि हमें लोकसभा लड़ना है, और फिर मैंने फील्ड चालू किया। वहाँ पर जहाँ मेरे चाहने वाले थे, मुझे लोग कहीं पे जगराता है बुला लिए, कबड्डी है बुला लिए, मंडई का कार्यक्रम बुला लिए। तो मैं वहाँ पर जाना स्टार्ट कर दिया, और बस एक परिवार बनता चला गया। मतलब आपने इस लोकसभा चुनाव की तैयारी पिछले 3-4 साल पहले से शुरू की? हाँ, मैंने पहले से स्टार्ट कर दिया था। बालाघाट सीधी संसदीय क्षेत्र क्रमांक 15 की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? जनता को एक ही बात कहना चाहूँगा कि लोग कहते हैं बदलाव बदलाव बदलाव। बदलाव कैसे होगा, इस बारे में हमको विचार करना है। बदलाव सिर्फ देखिए, हमारे सामने 2 पार्टियां होती हैं। अब इन दोनों पे आप बदलाव की उम्मीद बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों जो है ना एक से है। कहीं पर मैंने ये तक देखा हूँ कि जहाँ पर पार्षद कम पड़ते हैं तो दोनों पार्टी एक होकर नगर पालिका का अध्यक्ष बना लेती है। तो इनसे बदलाव की उम्मीद आप क्या करेंगे? बदलाव तब होगा जब आप एक ऐसे व्यक्ति को चुने जो व्यक्ति आपके बीच में आया है, आपके जैसा है, और उस बदलाव को पूरा हिंदुस्तान देखे। हिंदुस्तान कब देखेगा? जैसे मान लो आज मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे हर गांव का बच्चा बूढ़ा जानता है, तो मैं जानता, सब मुझे जानते तो है, लोग मुझे सुनते भी हैं। अगर आपको लोग सुन सकते हैं तो आपको लोग चुन भी सकते हैं। और यूथ को आप कमान दीजिए। देखिए, दोनों पार्टी ने यूथ को मौका नहीं दिया। 60 साल के भूतपूर्व युवाओं को उन्होंने मौका दिया। अभी बताइए कि ये लोग जो 20-22 साल का लड़का है ना, उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या चाहता है, वो कौन पहचानेगा? हमारे जैसे युवा पहचान पाएंगे यार इसको वाकई में जरूरत किस चीज़ की है। तो क्या होता है ना, ये अंतर बहुत बड़ा हो गया भैया।
इस अंतर को दूर करने के लिए यूथ को आगे आना पड़ेगा। जैसे अभी हम लोग आए हैं, हमारे पूरे लड़के जो है, हमारे भाई लोग इतना मेहनत कर रहे हैं ना, मुझसे ज्यादा चिंता उनको है। अगर मैं सुबह 7 बजे सो के उठूंगा, उनका दिमाग खराब हो जाता है। बोले यार भैया हम सुबह 5 बजे उठ रहे हैं। बोले आप ऐसा कर रहे हो। कभी कभी होता है कि थोड़ा टाइम हो जाता है, तो इतनी चिंता उनको है। तो कहीं ना कहीं बदलाव तब होगा जब युवा आएगा और मौका देना पड़ेगा। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि आप एक किसान परिवार से आते हैं जी। तो आपको क्या लगता है कि एक किसान की स्थिति कैसे सुधर सकती है? किसान की स्थिति जब सुधरेगी जब वो किसी के बहकावे में आना बंद कर देगा। देखिए किसान बड़ा भोला भाला होता है, वो मेहनत करना जानता है, पसीना बहाना जानता है, लेकिन क्या होता है उसको कोई भी आगे घुमा के चला जाता है। जैसे भी 3100 बोला गया, मैं बता दूं आपको, उसके पहले जो लहर थी ना वो किसी और पार्टी की। जैसे 3100 बोला गया पूरा पासा पलट गया, और पलटने वाला कौन? किसान। जिस किसान ने दिल खोल के वोट किया, आज उसी का दिल दुखा दिया गया। देखिए नियम तो ये कहता था कि अगर आपने 3100 बोला, सरकार बन गई, तो नियम से उसको वो पैसा मिलना चाहिए था, बट नहीं मिल पाया। तो किसान को मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि मैं भी किसान हूँ, भले ही मेरे पास 4-5 एकड़ की जमीन है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैंने काम किया, मुझे खाद खोदना, मुझे पेड़ी ढोना, मुझे नांगर सब आता है मुझे। मैं एक ही बात कहूँगा कि किसान सिर्फ धान से मजबूत नहीं होगा। किसान के घर में गाय होती है, उसको दुग्ध पालन जो होता है, जैसे दुग्ध का उत्पादन जो है, गाय पालना होगा उसे। क्योंकि आज मैं देखा कि पहले हमारे घर में भी 2 भैंस 3 भैंस गाय होती थी, आज वो बंद हो गई। आज क्या हो रहा है कि दूध का रेट मिलता नहीं, बेचारा किसान गाय नहीं पाल पाता, भैंस नहीं पाल पाता, वो पूरा निर्भर गाय के ऊपर हो गया, धान के ऊपर। अब धान वो साल में एक ही फसल ले रहा है। मैं बता दूं आप सच्चाई, किसान परिवार सच्चाई ये है आज की डेट में, दीपावली में फसल आती है भाई साहब, होली में उसके पास पैसे नहीं होते। देखो साल भर खर्च कर रहा है वो, कहीं कथा हो गई, कहीं बारसा हो गया, सच बोल रहा हूँ, उसके पास में ना वहां देने के लिए पैसे नहीं होते उसके पास में। मतलब कहना चाहिए, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि किसान की फसल सिर्फ एक बार कटती है दिवाली के टाइम पे, और वही जो एक बार पैसा उसके पास आया वो साल भर चलाना है उसे। साल भर चलाना है, कैसे चला पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। या तो बेचारा मजदूरी करेगा, या अपने बेटे को इंदौर भोपाल भेजेगा, क्योंकि बालाघाट में कुछ भी नहीं है, सिवनी में कुछ भी नहीं है। आज अपना बालाघाट मतलब कहा जाए ना कि ऐसा है ना कि उसके पास पैसों की कमी नहीं है, इतना खनिज संपदा है हमारे पास में, लेकिन उसका उपयोग यहाँ नहीं होता। दूसरे राज्य छत्तीसगढ़ हुआ, महाराष्ट्र हो गया, अब यहाँ का जो माल है ना वहां जाकर वहां के लोग पैसा कमा रहे हैं अपने यहाँ से, और हम लोग उन्हीं के सामने हाथ फैला के भीख मांग रहे हैं, भैया हमको काम दे दो। आज यहाँ से रायपुर देख लो आप, अपने यहाँ का जो है खनिज संपदा दूसरे राज्यों में जाती है, यहाँ का मजदूर यहाँ का खनिज जहाँ पर पिघल रहा है इस्पातों में, वहां पर जाके बोलता है भैया मुझे नौकरी दे दो। नियम तो ये कहता है कि यहाँ का जो युवा है वो नौकरी दूसरों को दे सकता है, बट वो भीख मांग रहा है। कारण यहाँ के नेता उल्टा हो रहा है उनके साथ। यहाँ के नेता नहीं चाहते ना भैया कि यहाँ का युवा पढ़े और बढ़े। अगर देखिए जब युवा शिक्षित होगा ना, समझदार होगा ना, तो अच्छे और बुरे की वो पहचान करना चालू कर देगा। तो यहाँ के लोग क्या चाहते हैं कि वो अनपढ़ रहे, गंवार रहे, और हम जहाँ पर बोले हमारा झंडा डंडा लेके निकल जाए, बस इसलिए हमारा युवा आगे नहीं बढ़ पा रहा। युवा वर्ग से आप क्या कहना चाहेंगे? आप कुछ अपील करना चाहें उनसे? युवाओं से एक ही बात कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग भी सोए हुए ना वो जाग जाओ, क्योंकि सिवनी बालाघाट में जिस तरह से माहौल चल रहा है अभी, अगर इस बार एक युवा अगर मन में ठान लेना कि हमें एक बार यूथ को लेकर आना, युवा शक्ति को लेकर आना है, अपने घर से निकल जाए, ये सोचे कि देवकुमार खड़ा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हमारा जो यूथ है ना, आज उसके जब काम आते हैं तो कोई नेता कभी सामने नहीं आता है। आज सबसे बड़ी समस्या उनके रोजगार की तो है ही है, मेन चीज क्या, उसकी कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है। आज अगर युवा चाहता है कि मेरा एक काम है या मेरी ऐसे कोई काम करवाने है कि मैं नेता से मिलूं और मेरे काम हो जाए, पहली बात तो बैठना पसंद नहीं करते नेता। अगर वो कहीं पर मिल गए तो उनके कांच जो होते हैं, शीशे जो होते हैं गाड़ी के, वो नीचे नहीं उतरते। मैंने उसके लिए सोचा हुआ है, अगर मुझे मौका मिलता है, हम हर महीने एक विधानसभा एक तहसील पर हम चाय विद सांसद या कॉफी विद सांसद एक ऐसा प्रोग्राम रखवाएं। एक पहल आप शुरू करना एक पहल मैं करूंगा, जिस दिन जीतूंगा, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं आपसे, आपके इस पे ये रिकॉर्ड भी है, आएगा भी। मैं अगला सवाल आपसे यही करना चाह रहा था। हाँ। कि अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो आप सबसे पहला काम क्या करना चाहेंगे? सबसे पहला काम, आज यहाँ पर
मैं यूथ पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, मेरा हमेशा रहा है। मैं हल्का सा यूथ के लिए बोल देता हूँ। हाँ, बिल्कुल। आज का देखिए, घर में अगर युवा है ना, देखो माँ बाप भी चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ लिख के सेट हो जाए, या वो ज़्यादा दिन का 1000 रुपये तो कमा ले बेचारा, ताकि अपने परिवार को पाल ले। ये मेन समस्या भी है। तो क्या है कि मैं चाहता हूँ ना कि यूथ से मैं हर महीने एक तहसील पर एक दिन निकाल के उनसे मुलाकात करूँ। आज किसी को लोन चाहिए, लोन कैसे मिलेगा, या दूसरी सुविधा चाहिए, वो कैसे मिलेंगी, उस पर हम बात करेंगे, ताकि हमारा जो डिस्टेंस है ना वो कम हो जाए। अभी क्या बहुत ज़्यादा हो गया है, हम उसको कम करेंगे ताकि वो मुझसे खुल के बात कर सके। ये तो पहला हो जाएगा। वो मेरे गले पे हाथ डाल के बात कर सकता है, क्योंकि मैं युवा हूँ। आज जो 2 लोग खड़े हैं वो कभी आपके सामने चेयर सामने बैठ भी सकते, ऐसे लोग खड़े हुए दोनों पार्टियों से। एक ये हो गया। दूसरा ये है कि जो हमारे यहाँ पर आज जो इंडस्ट्री है ना, वो कुछ भी नहीं, जीरो है। हमको वो करना है। दूसरा क्या है, हमारे यहाँ जो ट्रेन है ना, बैलगाड़ी है, आज इसका दोहरीकरण अगर हो जाएगा हमारा, जो बालाघाट से जो गोंदिया वाली, बिल्कुल, तो उसमें क्या फास्ट ट्रेन चलना स्टार्ट हो जाएगी। फास्ट ट्रेन ज़्यादा सुगमता से हो जाएगा। हाँ, तो उससे आयात निर्यात हमारे अच्छे हो जाएंगे, कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। आज हमारे यहाँ से जो है डायरेक्ट से मेरा ये प्लान है कि जबलपुर से जो है बालाघाट सीधे जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा वो, हमारा वाया कटंगी और बरघाट होते हुए, ताकि जो हमारा बरघाट का क्षेत्र है, सिवनी का क्षेत्र है, संपर्क सीधा बालाघाट से जाएगा उसका, तो कहीं ना कहीं वो हो जाएगा। फिर हमारा जो रोड है ना, सिवनी बालाघाट रोड में वो मौत का अड्डा बन गया भैया। आए दिन गरीबों के बच्चे मर रहे, तो बच्चे नहीं मर रहे। जो 2 व्हीलर से आता है ना, जो बाजू में जो होता है ना साइड शोल्डर, 2-2 फीट के, मतलब आप उसमें अगर गए तो मरना तय है। लेकिन नेताओं को इसकी कोई चिंता नहीं है। आज जो हमारा बलिहार का क्षेत्र है, एक्चुअली में ना ये प्रकृति की ऐसी गोद है ना, जहाँ पे जो जाएगा वहां से आने का मन नहीं करेगा। लेकिन वहां का युवा ना, मालूम उसका मजा नहीं ले पा रहा है। वो बेचारा प्रकृति गोद में तो रहता है, लेकिन वो दिखता कहाँ है, वो हैदराबाद में दिखता, कहाँ है, नागपुर में, मुंबई में। बेचारा कमाने खाने के लिए चल जाता है वो, और गाँव में आता है ऐसी जिंदगी जी रहे हैं। भैया वहां मैं तो गया था, कोई मतलब नहीं है उनको बहला फुसला के वोट लेके जो वहां से नेता आए। एक कहानी होती है ना, जैसे मदारी आता है, डमरू बजाता है, भीड़ इकट्ठी होती है, पैसा जमा किया, पोटली बांधा, चले गया दिल्ली भोपाल। वैसे हमारे के सांसद विधायक हो चुके हैं। मैं समझा रहा हूँ सबको, समझ गए तो ठीक है, वरना 5 साल तक जैसे लोग कोसते आ रहे हैं नेताओं को, वैसा कोसेंगे, कुछ नहीं कर सकते फिर हमारे भाई लोग। तो एक मौका है, अगर उन्होंने अपना लिया तो सबके लिए बहुत अच्छा होगा। मैं तो कहता हूँ, आपने अभी तक अमीरों को मौका दिया, नेताओं को मौका दिया, अपने एक भाई को मौका देकर तो देखो, 5 साल बाद अगर अच्छा नहीं किया तो लात मार के भगा देना। हम तो एक ही बात बोलते हैं। बिल्कुल। आपने अभी तक जितना भी प्रचार किया होगा, क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि मोदी लहर है? मैं बता दूं, अगर मोदी जी की लहर होती ना, तो भारतीय जनता पार्टी की जो गाड़ियां हैं, जो उनके रथ हैं, जो अभी तैयार हुए थे, अभी आप देखेंगे वीडियो सोशल मीडिया पे, गांव से भगाया जा रहा है। आज जो प्रत्याशी है वो जहां पर भी जाती हैं, वो वोट नहीं मांग सक रही है, अपना मुंह खोल सक रही कि मुझे आप वोट दीजिए। अगर उन्हें बोल भी दिया, सामने से सवाल आता है एक किसान का जो परेशान है, जो इतना परेशान है कि वो आज मतलब उसकी जो मानसिक स्थिति वो काफी अलग हो चुकी है। वो कहता है कि मैडम जी ठीक है, वोट तो मांग रही हो, ये बताओ 3100 रुपये कब दोगे? इनको शांत होना पड़ता है। कुछ जगह से लोग वापस आए, तो भैया मोदी जी की लहर 19 जो 14 में थी उससे कुछ कम 19 में हुई, और 24 में तो मुझे लगता नहीं कि कहीं लहर दिखती। कि मैं जिस गांव में जाता हूँ एक ही बात बोलता है, बदलाव। अब उसे बदलाव के बारे में हम लोग बताते हैं, बाकी मैं सोशल मीडिया से बताता हूँ बदलाव कैसे होगा। कोई लहर नहीं मोदी जी की। अगर लहर होती तो बालाघाट जिले में 4 सीट वो हारती ना, 4 जीतती या 2 हारती, मान लो। हम कहते हैं कि लहर है, कोई लहर नहीं है। हमारे बरघाट में और सिवनी में कोई लहर नहीं है, क्योंकि वो परेशान है। अच्छा, ये वादा पूरा कर देते ना 3100 वाला, मैं मानता कि लहर बन जाती है, तब हमको भी तकलीफ जाती। कांग्रेस की बात करूँ, कांग्रेस का जो वोटर है, जो कार्यकर्ता है, इनके प्रत्याशी को जानता भी नहीं, कार्यकर्ता नहीं जान रहा, वोटर तो छोड़ दीजिए आप। तो वो सोचते हैं कि यार किसको लाके थोप दिया हमारे ऊपर, बोलते वोट दो। बीजेपी के प्रत्याशी को नहीं जानता, कौन बोले लाके थोप दिया गया। नेता थोपे जा रहे हैं भैया, हम चुनते नहीं है। गलत फहमी में लोग कि हम नेता को चुन रहे हैं या हम लोग सांसद चुन रहे हैं, चुन नहीं रहे, थोपे जा रहे हैं। 2 लोग होते हैं, इनको चुनना है। हमें चूज करने का मौका ही कहाँ मिल रहा है? हम तो पार्टी में घुसे हुए हैं, हमने पार्टी चुना है, व्यक्ति को चुने नहीं हमने आज तक। बिल्कुल। तो आप जब पार्टी चुनेंगे तो व्यक्ति सुमित रखना बंद कर दीजिए, फिर आपको वो काम नहीं आएगा।
तो आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि चुनाव जो व्यक्ति विशेष से होना चाहिए, व्यक्ति पे होना चाहिए, पार्टी पे नहीं। अगर आप पार्टी चुनेंगे तो व्यक्ति नहीं मिल पाएगा, व्यक्ति चुनेंगे तो पार्टी नहीं मिल पाएगी। अभी लोग भ्रमित करते हैं कि मोदी 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 के नाम पे वोट देकर लोग इतने भुगत चुके हैं। 19 में वोट दिए थे ना, हमने बनाए ना, हमने सांसद, क्या हुआ? आज पूरे जितने युवा हैं, उनके जो माँ बाप हैं, वो सब कहते हैं गलती कर ली हमने, क्या बताया, मजबूरी थी, मजबूरी खत्म करो। मैं बोल रहा हूँ प्रधानमंत्री किसको बनना ये फैसला हम नहीं कर सकते ना भैया, पूरा देश करेगा। क्या सिवनी बालाघाट का वोट जाएगा तभी प्रधानमंत्री बनेगा क्या? नहीं है ना, पूरा देश देगा ना। तो पहले आप सांसद चुनिए, सांसद फिर जाके प्रधानमंत्री को चुनेगा। डायट सिस्टम मत करो ना, डायट हो रहा है यहाँ पे, बहुत फास्ट भाग रहे लोग को डराया जा रहा है। अरे नहीं, और आपने वोट नहीं दिए तो मोदी नहीं आएंगे। मोदी को आने से न देव को वार रोक सकता, ना आप ना कोई। जनता चुनेगी ना भैया, पूरा देश चुनेगा ना। और मैं तो बोल रहा हूँ आप यहाँ वोट तो दो, जाना कहाँ है हम बाद में देख लेंगे ना। जब पूरा देश ही चुन लेगा तो हम क्या लग रहेंगे। काफी लोगों से सुन रखा है मैंने कि आप बीजेपी ज्वाइन करने वाले थे या बीजेपी से ही आप हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ज्वाइन करने की कहानी ऐसी कुछ भी नहीं है। मैं तो आज तक पार्टी विशेष मैंने काम नहीं किया हूँ, लेकिन हाँ मेरे जो जैसे हमारा जो घर का रहा है, मेरे दादाजी बीजेपी के कट्टर समर्थक, पिताजी तो हमारा इंटरेस्ट लेते नहीं, लेकिन दादाजी हमारे जब से गए हैं तो ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ पे हमारे मोहल्ले का माहौल बीजेपी का है, तो हमें जो एटमॉस्फेयर मिला है वही वाला मिला है। लेकिन मैंने कुछ जगह पर बीजेपी का भी साथ दिया हूँ, विधानसभा में निर्दलीय का भी दिया हूँ और कांग्रेस का भी दिया हूँ। मैंने व्यक्ति को देखा, जहां लगा मुझे कि यार कांग्रेस अच्छा व्यक्ति खड़ा है, सपोर्ट करना चाहिए, मैंने किया। जहां लगा मुझे निर्दलीय अच्छी है, मैंने उनका वहां पे सपोर्ट किया। तो व्यक्ति पे गया हूँ। एक बैकग्राउंड रहा है मेरा, वो बात अलग है, बैकग्राउंड रहा है मेरा, मैं झूठ नहीं बोलता, लेकिन व्यक्ति मायने रखता है। जैसे अभी हमने विधानसभा में हमने हमारे यहाँ के उनको बोल दिए जयचंदों को, बालचंदों को, जो जयचंद वोट मांगने आए थे हमसे विधानसभा में। मैंने सरकार तो बन गई, अब बालचंद जयचंद ये तो बताओ कि 3100 रुपये कम मिलेगा। हमने सवाल ही पूछा ना। बिल्कुल, सवाल पूछना भी तो आना चाहिए ना, हिम्मत करनी चाहिए। सही है। मैं तो वीडियो में पूछता हूँ कैसा, कब दोगे पैसा, मैं तो पूछता हूँ। सही स्लोगन दे दिया आपने तो ये। चलिए ठीक है, तो ये थे हमारे बीच में देव पवार भैया, जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हमारे बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र से खड़े हुए हैं। तो लास्ट में बस आप कुछ और वोटरों से, जनता से कहना चाहें, फिर हम इस वीडियो की समाप्ति की ओर चल रहे हैं। मैं एक ही बात आपसे कहना चाहूँगा कि आप सिर्फ वोट नहीं दे रहे हैं, आप सिवनी बालाघाट के आने वाले 5 साल के भविष्य को चुन रहे हैं। जब आप वोट देने जाएं तो अपने बच्चों की तस्वीर को एक बार अपनी आंखों के सामने लाइएगा और सोचिएगा कि जिससे आप वोट दे रहे हैं, क्या हमारे बच्चों का भविष्य बना पाएगा, क्या वो हमारे सामने कभी हमारे समकक्ष आके बैठ पाएगा, या वो हमारे क्षेत्र के लिए सही है या नहीं। क्योंकि ये नेता जो होते हैं, ये जो पॉलिटिक्स जो होती है, कहीं ना कहीं राजनीति हमारे समाज के साथ में चलती है। आपको जब भी जरूरत पड़ती है अपने समाज में, आप नेता को याद करते हैं। तो इसीलिए बोल रहा हूँ मैं आपको, एक ऐसे व्यक्ति को चुनना जो आपके काम आए, आपके क्षेत्र के काम आए। हाँ, पार्टी को चुनने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि हमने देख लिया है। तो एक बार व्यक्ति को चुन लीजिए, सारी समस्याओं का हल अपने आप हो जाएगा। जितना बोलूंगा उतना कम है। तो जैसा कि आपने पूरी वीडियो में देखा होगा, हमारी बातें चीतें आपने क्या देव पवार भैया से जाना। तो आज की वीडियो में कुछ ज्यादा पर्पस तो था, बहुत कुछ पर्पस था जो युवाओं को लेके है। आप जैसा कि वीडियो में आपने देखा होगा, तो इसी बात को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए आप आगे कदम उठाएं। मैं आखिरी वीडियो के एंडिंग पार्ट में यही कहना चाहूंगा। तो इसी के साथ में मैं देव भैया से पूछना चाहूंगा कि भैया, आपको आज का जो हमारी बातचीत थी ये कैसी लगी, थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि आप लोग की जो टीम है वो बहुत अच्छी है, और जिस तरह से भी अपनी शुरुआत है, मैं समझता हूँ कि आगे चलकर हम लोग एक ऐसे लेवल पर होंगे जहाँ पे हमें आज सिवनी बालाघाट और जो भी देख रहा है, इस समय होगा मैं पूरा हिंदुस्तान देखेगा। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आके। तो चलिए, एक अच्छी एंडिंग के साथ में आप सभी को बोलते हैं जय हिंद, जय भारत, और इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। जय भारत।